हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस लेक्चर में। आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या होती हैं, कुछ कुछ लिमिटेशंस है कूलम लॉ की। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, कैसे ये सिमिलर होते हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या डिफरेंस है, सारी चीज़ जानेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखेंगे, ये वर्क कैसे करता है। नोट्स बनाते चले तभी फिजिक्स आपकी बहुत अच्छी होगी। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या कहता है? द फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of distance between them। कोई भी फोर्स है वो स्टेशनरी पॉइंट चार्ज, पहली बात तो स्टेशनरी होना चाहिए, मीन्स चार्ज चलते नहीं रहने चाहिए, रुके होने चाहिए। चलने में नहीं काम करता, रुके होंगे तभी कूलम लॉ काम करेगा। ये कूलम लॉ की पहली लिमिटेशन है, यहीं पे बता दी हमने आपको। दूसरा कि कूलम लॉ किसके लिए वैलिड है? पॉइंट चार्जेस के लिए। तो चार्जेस बहुत छोटे छोटे होने चाहिए एज कंपेयर टू डिस्टेंस। दो बातें समझ में आई। तो पहली क्या बोल रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? Q1 और Q2 के। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मींस R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। R स्क्वायर क्यों? डिस्टेंस क्या है? R, उसके स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो R का स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस जितना फोर्स बढ़ेगा डिस्टेंस उतना कम होगा, जितना डिस्टेंस कम होगा उतना फोर्स बढ़ेगा। बस समझ में आई। जब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट के आता है। सर के किस बला का नाम है? के क्या होता है, आइए जानते हैं। के एक वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये क्या है? के एक परमिटिविटी है, परमिटिविटी। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। अब ये सर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसको याद कैसे रखें? मैंने कहा कोई बात नहीं, ए के रिस्पेक्ट में कर लो। के इज इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। हम यहाँ पे फोर्स कितना है? एक फोर्स है, हमने कहा न्यूटन। डिस्टेंस 2 है, आर का स्क्वायर है, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर क्यों लिखा? दो चार्जेस हैं यहाँ पे, तो Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, इसीलिए कूलम स्क्वायर। ऐसा यूनिट समझ में आ गई, वैल्यू पता चल गई क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स कूलम लॉ से रिलेटेड। पहला क्या है? इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये क्या करता है? इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, मींस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर पे, मींस पहले डिस्टेंस का हम स्क्वायर कर लेंगे, फिर उसको फोर्स के इनवर्स में रख देंगे, दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब अगला, इफ एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, मींस ये क्या करता है? दो बॉडीज के सेंट्रल फोर्स पे अट्रैक्शन देता है। ये नहीं कि यहां से फोर्स इधर की ओर चल रही है या इधर की ओर चल रही है, फोर्स किधर की ओर चलती है? हमेशा दो बॉडी के सेंटर अलोंग लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। बात समझ में आई। अब आते हैं लिमिटेशन पे। ऐसा नहीं है कि कूलम लॉ की कुछ लिमिटेशंस नहीं है, लिमिटेशंस आई। क्या क्या है लिमिटेशंस, आइए देखते हैं। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। हमें जैसा कि पढ़ा, ये पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, एक्सटेंडेड चार्जेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा भ्रम होता है, पॉइंट चार्ज का मतलब बहुत छोटे छोटे चार्ज नहीं। पॉइंट चार्ज का मतलब है, मान लीजिए एक आपका कोई चार्ज है जो आपके एक रूम में रखा है, एक चार्ज आपके दूसरे रूम में रखा है, उनके बीच का डिस्टेंस आप देखिए। फिर वही सेम चार्ज, वही सेम मास आपका आपके एक रूम में रखा है, मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, फिर वही एक सेम चार्ज आपका लखनऊ में किसी कमरे में रखा हुआ है।
उनके बीच की डिस्टेंस मीन्स डिस्टेंस से जब आप दूर से देखोगे तो वो दोनों चार्जेस कैसे दिखेंगे, पॉइंट चार्जेस। अब इसको अगर आप देखें तो आपको सितारे एकदम पॉइंट की तरह दिखते हैं, बहुत दूर है, लेकिन एक्चुअल में कितने हैं, बहुत बड़े हैवी जाइंट से स्ट्रक्चर हैं। तो डिस्टेंस के कंपैरिजन में चार्ज छोटे होने चाहिए, इसको हम बोलते हैं पॉइंट चार्जेस। तो सर एक्सटेंडेड चार्जेस कैसे निकालेंगे? एक्सटेंडेड चार्जेस हम गॉस लॉ से निकालेंगे, आगे चल के देखेंगे। अब यहाँ पे बात आती है इट इज एप्लीकेबल फॉर स्टेशनरी चार्जेस। ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, मतलब ये जो कूलम लॉ है ये रुके हुए चार्जेस पे काम करता है। इसकी 3 कंडीशन है, अगर दोनों रुके हुए हैं तो काम करेगा, हाँ करेगा। अगर दोनों चल रहे हैं तो, अगर एक चल रहा है एक रुका है तब काम करेगा क्या? देखो, दोनों रेस्ट पे हैं तो काम डेफिनेटली करेगा, दोनों मूव कर रहे हैं नहीं करेगा। अगर एक रुका है एक चल रहा है तो काम करेगा, यस काम करेगा। क्यों? एक बॉडी तो आपकी रेस्ट में है, एक बॉडी आ रही है एक बॉडी जा रही है, एक तो रेस्ट में है हमारी, समझे? आगे बढ़ते। इट इज नॉट वैलिड इफ आर इज लेस देन 10 to the power -15। अब ये क्या सर? आर अगर 10 to the power -15 मीटर से छोटा होता है फिर भी काम नहीं करेगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, आर की वैल्यू 10 to the power -15 से हमेशा बड़ी होनी चाहिए, ठीक है? और अगला कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स है, बहुत सारी फोर्सेस कंजर्वेटिव नहीं होती हैं, बट इलेक्ट्रिक फोर्स हमारी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। अब जैसे फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या कंजर्वेटिव है? नहीं, फ्रिक्शन का वर्क डन 0 नहीं होता। कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? ऐसी फोर्स जिसका वर्क डन सर्कुलर पाथ पे 0 हो। बट फ्रिक्शन का सर्कुलर पाथ पे क्या वर्क डन 0 होगा? सोचो जरा, नहीं। आप एक किसी बॉडी को रगड़ा के चल रहे हो सर्कुलर पाथ पे, उसमें क्या अगर आप वापस वहीं प्लेस पे आओगे हीट जनरेट नहीं होगी? होगी। तो ये है कंजर्वेटिव फोर्स। मींस फ्रिक्शन का तो कंजर्वेटिव फोर्स होगा, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, दैट मींस इसका वर्क डन 0 होगा। बात समझ में आई? आइए, ये फिर से को ढूंढने लगा, इसको कुछ नहीं मिल रहा है। आइए देखते हैं। फाइंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। एक तो 2 कूलम का है, एक 4 कूलम का है, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, और उनके बीच का डिस्टेंस 2 मीटर है। फाइंड करिए इसको, पॉज कीजिए वीडियो, फाइंड करिए, आंसर लिखिए। पॉज कीजिए, पॉज कर लिया, आंसर लिख लिया, सबने अच्छे से आंसर लिखा। क्या आंसर आया? कुछ आई न्यूमेरिकल वैल्यू? हाँ सर आ गई। क्यों? हमने क्या बताया था? इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। 2 कूलम और 4 कूलम का एक बड़ा सा चार्ज रखा है, उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर की। क्या वैलिड है? नॉट वैलिड। कूलम लॉ अप्लाई ही नहीं होगा। आपने कंडीशंस नहीं पढ़ी, क्वेश्चन देखा चल दिए। इसको समझे, अगर यहीं पे 200 मीटर होता, यस, तब भाई डिस्टेंस कम है एज कंपेयर टू मास ऑफ चार्जेस। बात समझ में आई? आगे बढ़। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इनका कुछ कुछ कंपैरिजन है, यहाँ पे हमने पढ़ रखा है ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। क्यों, क्या कंपेयर है इसका? सर हम कंपेयर क्यों करते हैं इनको? तो हमने कहा इन दोनों बॉडीज का लगभग मास, सारी चीजें एक जैसी रखी जाती हैं। इसका क्या होता है? जी m1 m2 अपॉन r²। इसका क्या है? k q1 q2 अपॉन r²। सारी चीजें सेम है, g है, यहाँ पे k है, यहाँ पे चार्जेस हैं, यहाँ पे मास है, और इतना ही चेंज है। कुछ कुछ सिमिलरिटीज है क्या? बोथ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। यस, r² इधर भी है, r² इधर भी है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करते हैं। अब बोथ फोर्सेस एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। दोनों फोर्स सेंटर से अट्रैक्ट हो रही हैं। यस, ठीक है सर, ये भी बात सही है आपकी। डिफरेंस,
सर ये कितनी बड़ी होती है फोर्स? कौन बड़ा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक बड़ा होता है, ग्रेविटेशन फोर्स बड़ी होती है? इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मच 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 बिगर देन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। क्यों सर? ये कितनी बड़ी होती है? 10 टू द पावर 42 टाइम्स। कितनी? 10 टू द पावर 42 टाइम्स। बहुत बड़ा नंबर होता है ये। अब बात आती है, Fe कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। मीन्स जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो दोनों नेचर का होता है, पहला अट्रैक्टिव नेचर का, दूसरा रिपल्सिव नेचर का। बट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है हमारी, दैट इज ओनली फॉर अट्रैक्टिव नेचर। मीन्स जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो हमारी कैसी है? केवल अट्रैक्टिव नेचर की। उस पर कुछ काम ना करता, उस पर केवल अट्रैक्शन काम करता है। वो केवल अट्रैक्ट होता है तुम्हारी तरह लोगों को देख के। वो रिपल्सिव नहीं है, वो केवल अट्रैक्शन देता है। समझे? तुमको क्या बनना है जीवन में? इलेक्ट्रोस्टैटिक। काम आने पे अट्रैक्शन, और अगर जरूरत पड़ी तो रिपल्शन। समझ में आई बात? चलिए अब आते हैं अगले प्रॉपर्टी पे। कांस्टेंट के डिपेंड्स अपॉन मीडियम बट जी हैज अ फिक्स्ड वैल्यू। क्या मतलब? कांस्टेंट के को अगर हम देखें तो हम क्या कहते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है हमारा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बट जी क्या है? जी तो हमारा ऐसा ही है, जी कुछ है भी नहीं। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है? आइए देखते हैं। 9 इंटू 10 टू द पावर 9 है भाई। क्या लिख रहे हो? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और ये 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी नेगेटिव में है और ये वैल्यू पॉजिटिव में है। यहां भी नंबर छोटा है, यहां भी नंबर बड़ा है। सोच सकते हो ये फोर्स कितनी खतरनाक होगी, कितनी बड़ी होगी ग्रेविटेशन फोर्स के। बात समझ में आई? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वे क्या होती है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है? मान लो ये एक हमारा क्यू चार्ज है, ये हमारा एक्स चार्ज है, ये हमारा वाई चार्ज है। हमने कहा एक्स की वजह से जितनी फोर्स इस क्यू पे लगेगी वो वाई की फोर्स से डिपेंड नहीं करती। ऐसा नहीं वाई की फोर्स देख के वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जब फोर्स लगाता है, तीसरे चार्ज से उसके कोई मतलब नहीं होता। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बट इसको कई लोग गलत बता देते हैं। क्या कहते हैं? कि इसका जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ऑफ एडिशन से निकलता है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है। नहीं, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बिल्कुल भी नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? अगर y फोर्स दे रहा है क्यू पे तो वो x की फोर्स से इंडिपेंडेंट है, तो कोई मतलब नहीं है। वहीं पे अगर x फोर्स दे रहा है क्यू को तो वो y के इंडिपेंडेंट है, उसे y से मतलब नहीं है। बात समझ में आई? बट अगर इनका नेट चार्ज हमें निकालना हो तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से हम इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, इधर की ओर निकलेगा। आई होप आपको चीज समझ में आई होंगी। थोड़ा सा फास्ट रहा होगा लेक्चर, बेसिक था, ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहे।